प्रिय बच्चों, आइए आज हम क्लास 7th के हिंदी व्याकरण के पाठ 2 के शेषांश का वाचन एवं उसकी व्याख्या। पहली हेडिंग है आगत ध्वनियाँ। कुछ स्वर अन्य भाषाओं से जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू से आकर हिंदी भाषा में मिल गए हैं, उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे ओ, ज, फ, ख, ग आदि। अर्थभेद होने के कारण इनका भेद भाषा में प्रयोग किया जाने लगा है। इन वर्णों से बने शब्द इस प्रकार हैं: काफ़ी, फन, फूल। कॉफ़ी, फन एक कला, फूल मूर्ख। जरा बुढ़ापा, ज़रा थोड़ा। गज हाथी, गज नाप। खुदा खोदा हुआ, खुदा ईश्वर। अयोगवाह। अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो ना ही व्यंजनों के मेल से बनते हैं और ना ही स्वरों के मेल से। अयोगवाह के 3 रूप होते हैं। पहला अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक और तीसरा विसर्ग। पहला अनुस्वार। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से ही बाहर निकलती है तथा वर्ण लिखते समय उसके ऊपर बिंदु लगाया जाता है, इस बिंदु को ही अनुस्वार कहते हैं। जैसे डंडा, चंचल, अंग, पतंग आदि। दूसरा है अनुनासिक। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से ही बाहर निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। इसे लिखते समय वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे आँख, चांद, मांद आदि। विसर्ग। अक्षर के अंत में लगने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इनका उदाहरण उच्चारण हल्के हा की भांति होता है, जैसे अतः, प्रात, पुनः, प्रायः, मनः, स्थिति, संभवतः आदि। ध्वनियों के उच्चारण स्थान। जिस ध्वनि वर्ण के उच्चारण में मुख से जिस भाग पर विशेष बल दिया जाता है, उस ध्वनि का वर्ण उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे क्रम संख्या दी हुई है, फिर वर्ण हैं, उनके उच्चारण स्थान और वर्ग का नाम दिया गया है। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान कंठ है और वर्ग का नाम कंठ्य है। दूसरा है इ, ई, च, छ, ज, झ, इय, य और श। उच्चारण स्थान तालु है और वर्ग का नाम तालव्य है। तीसरा है रि, ट, ठ, ड, ढ, अण, र और श। उच्चारण स्थान मूर्धा है और ये मूर्धन्य वर्ग में आते हैं। चौथा है ल, स, त, थ, द, ध, न। उच्चारण स्थान दंत है और ये दंत वर्ग में आते हैं। पांचवा है उ, प, फ, ब, भ, म। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और ये ओष्ठ्य वर्ग में आते हैं। छठवां है अंग, अन, इय, अड़, न और म।
इनका उच्चारण स्थान नासिक है और ये नासिक वर्ग में आते हैं। 7वां है ए और ए, कंठ और ताल उच्चारण स्थान हैं, कंठ तालव्य वर्ग में आते हैं। 8वां है ओ और औ, ये कंठ और ओष्ठ उच्चारण स्थान में हैं और वर्ग है इनका कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ मीन्स कंठधन ओष्ठ। 9वां व और फ, दांत और ओष्ठ, वर्ग है इनका दंतोष्ठ है। तत्पश्चात प्रयत्न, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। प्रयत्न का अर्थ है कोशिश या चेष्टा। वर्गों के उच्चारण हेतु मुख द्वारा की जाने वाली चेष्टा या यत्न प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण से पूर्व जो भीतरी प्रयत्न करना पड़ता है वो आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। इसी प्रकार खा है बाह्य प्रयत्न, वर्णों को बोलते हुए अंतः में किए गए प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न, अंत में किए गए प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके 4 भेद हैं। पहला है घोष, वेवरिंग साउंड्स, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु में प्रकंपन होने के कारण गूंज उत्पन्न होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के सभी अंतिम 3 वर्ण ग, घ, अंग, ज, झ, इय, ड, ढ, अण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व और अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ घोष हैं। ये कुल 30 हैं। दूसरा है अघोष, नॉन वेवरिंग साउंड। इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में प्रकंपन नहीं होता, इसलिए इन्हें अघोष कहते हैं। सभी वर्णों के पहले और दूसरे वर्ण का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा तथा शा, शा वर्ण अघोष हैं। इनकी संख्या 13 है। तीसरे हैं अल्प प्राण, नॉन एस्पायरेटेड। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। सभी वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण का, गा, अंगा, चा, जा, इया, टा, डा, अण, ता, दा, न, प, ब, म तथा य, र, ल, व सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। चौथा है महाप्राण, एस्पराइटेड। इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, वे महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण खा, घ, छ, झ, थ, ढ, था, धा, फा, भ और शा, शा, हा महाप्राण हैं। वर्ण संयोग, कंजक्शन ऑफ लेटर्स। वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। वर्ण संयोग 2 प्रकार से होता है। पहला स्वर का व्यंजन का स्वर से संयोग और दूसरा व्यंजन का व्यंजन से संयोग। व्यंजन का स्वर से संयोग, स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं होता। जब कोई व्यंजन स्वर रहित होता है तब उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है, जैसे क, स। व्यंजन वर्ण से मिलने पर स्वर वर्ण अपना रूप बदल लेते हैं। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। व्यंजन का हलंत न होना इस बात का द्योतक होता है
कि उसमें आ स्वर विद्यमान है। यहाँ उदाहरण स्वरूप निम्न तालिका प्रस्तुत है। सभी स्वरों की मात्राएं दी गई हैं, आप देख सकते हैं, और उन मात्राओं को स्वरों से मिला करके मात्रा सहित वर्ण बनाए गए हैं। का, की, कु, क्रि, के, कै, को, कौ। इनसे बने हुए शब्द कल, काल, किला, कील, कुल, कु, कृपा, केला, कैसा, कोई, कौन। विशेष आ ह्रस्व स्वर का मात्रा चिन्ह होता है। इससे रहित व्यंजन हलंत लगाकर का, चा, टा आदि लिखे जाते हैं तथा आ स्वर सहित व्यंजन का, चा, टा आदि रूप लिखे जाते हैं। दूसरा नियम है रा वर्ण पर ऊ तथा बड़े ऊ की मात्राएं क्रमशः इस प्रकार लगाई जाती हैं। आप देख सकते हैं छोटे रू की मात्रा के लिए इस प्रकार से और बड़े रू की मात्रा के लिए रूप में बड़े ऊ की मात्रा है और रुपया में छोटे ऊ की मात्रा है। व्यंजन का व्यंजन से संयोग। व्यंजन से व्यंजन के मेल से संयुक्त ध्वनियाँ बनती हैं। जब स्वर रहित व्यंजन दूसरे स्वर युक्त व्यंजन से मिलता है तब निम्नलिखित नियमों के अनुसार वर्ण संयोग होता है। पहला, अधिकांश व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा जिसे पाई बोलते हैं होती है। पाई वाले व्यंजन खा, ग, चा आदि जब किसी दूसरे व्यंजन से मिलते हैं तब पहले व्यंजन की पाई हटा दी जाती है। आप देख सकते हैं खा की पाई हटा करके आधा खा और या लिखा गया है। ता की खड़ी पाई हटा करके आधा ता और या लिखा गया है। था की खड़ी पाई हटा करके आधा था और या लिखा गया है। इसी प्रकार से जितने भी अक्षर आपको वर्ण दिखाई पड़ रहे हैं, खा, गा, घा, चा, जा, झा इत्यादि, ये सारे खड़ी पाई वाले वर्ण हैं और इनको आधा करने के लिए इसी प्रकार से इनकी खड़ी पाई हटाते हैं। दूसरा है बिना पाई वाले व्यंजन जैसे टा, द, ड, ह आदि। इनको आधा करने के लिए इनके नीचे हलंत लगा देते हैं और वे वर्ण आधा होकर के अपने दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं दा, धन्यवाद, दा के नीचे हलंत लगा दी गई तो द्वा हो गया। शिरो रेखा हटाकर पहले वर्ण के नीचे लिख दिया जाता है। दूसरा प्रकार है ये, दा के नीचे हलंत है प्लस वा है तो दा को की शिरो रेखा माने कि ऊपर की रेखा हटा करके और दा के नीचे वा लिख दिया गया है। इस प्रकार से द्वा हो गया। बहुत सारे उदाहरण आप नीचे देख सकते हैं, ये उदाहरण दिए हुए हैं। तीसरा है बिना पाई वाले व्यंजनों में दूसरा वर्ग का, फा, का है जिसके अंत में यह चिन्ह लगा होता है। आप देख सकते हैं नीले से दिख रहा है, हरा नीला। का और फा का रूप दूसरे व्यंजनों के साथ मिलने से का इस प्रकार से और फा इस प्रकार से हो जाता है। आप उदाहरण देख सकते हैं क्या, दफ्तर, चक्की, मुफ्त, मक्खी, हफ्ता इत्यादि। आइए अब इन जो वाचन हुआ है उनकी व्याख्या है। आगत ध्वनियाँ। कई ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द आ गए हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा है, अरबी है, फारसी है, उर्दू है। तो इनसे जो आए हुए शब्द हैं तो उनका विशेष प्रकार से उच्चारण होता है, तो उनके उच्चारण के आधार पर उनको हिंदी में लिखने का भिन्न तरीका अपनाया जाता है। जैसे हम लोग कॉपी बोलते हैं तो कॉपी में ओ और आ दोनों नहीं हैं, एक विशेष उच्चारण है ओ, इसलिए देख सकते हैं आप आ के ऊपर चांद बिंदी जैसा रखा है लेकिन बिंदु नहीं रखी है, ये ओ कहलाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे उर्दू के या फारसी के शब्द हैं जिनमें जा नहीं बोलते, ज, फा नहीं बोलते, फ, तो इसको व्यक्त करने के लिए नीचे नुक्ता लगा देते हैं
तो इस प्रकार से इनके उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। आप देख सकते हैं काफ़ी माने पर्याप्त होता है, लेकिन जब कॉफ़ी बोलते हैं तो वो एक पेय पदार्थ होता है। इसी प्रकार से फन माने सांप होता है, अगर शुद्ध फन लिखें तो सांप है, लेकिन जब फन ऐसा बोलेंगे तो वो एक कला हो जाएगा। इसी प्रकार से जब फूल बोलते हैं तो फूल पुष्प होता है, लेकिन जब इंग्लिश शब्द फूल इस्तेमाल करते हैं तो फूल का मतलब मूर्ख होता है। तो इस प्रकार से ये आगत ध्वनियाँ हैं। फिर अयोगवाह में आते हैं, तो अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो ना तो व्यंजनों के मेल से बनते हैं और ना ही स्वरों के मेल से बनते हैं, बल्कि ये अलग प्रकार के व्यंजन हैं। वो अयोगवाह के आपके पुस्तक में 3 भेद दिए हुए हैं। पहला अनुस्वार है, दूसरा अनुनासिक है और तीसरा विसर्ग है। अनुस्वार जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है तो वे अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि मयंक, मयंक, तो यह जब अंक की बिंदी निकलती है वो केवल नाक से निकल रही है, तो ऐसे का उच्चारण को लिखने के लिए हम अंक की बिंदी को इस रूप में शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगा देते हैं, ये अनुस्वार कहलाती है। इसके बाद दूसरा है अनुनासिक। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख और नाक दोनों से वायु बाहर निकलती है तो इस प्रकार की ध्वनि को अनुनासिक कहते हैं, और इसको व्यक्त करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चांद बिंदी लगाई जाती है, जैसे चांद। और भी बहुत सारे शब्द हैं, चांद हो गया, आँख, मांद। तो इसमें क्या होता है कि मांद या आँख बोलते समय ये नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तीसरा है विसर्ग। तो अक्षर के अंत में लगने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं, और इन विसर्गों का प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत भाषा में किया जाता है, और इसका उच्चारण ह के रूप में, अंत में ह के रूप में होता है। जैसे आप देख सकते हो, अतः, प्रातः, पुनः, प्रायः, मनः, स्थिति, संभवतः इत्यादि। तो इसमें लास्ट में उच्चारण आपका ह के रूप में होता है। फिर आते हैं ध्वनियों के उच्चारण स्थान। तो बहुत सारे जो हमारे वर्ण हैं उनके अपने अलग अलग उच्चारण स्थान हैं और उनका वो वर्ग है। जैसे आप देख सकते हो कि क, ख, ग, घ, तो जब हम इनको बोलते हैं क, ख, ग, घ, तो ये कहाँ से स्पर्श होकर के वायु निकलती है? कंठ से, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ माना गया है, इनको कंठ वर्ग में रखा गया है। इसी प्रकार से च, छ, ज, झ, तो च, छ, ज हमारी जीवा जो है तालु में लगती है, इसलिए इनको तालव्य कहते हैं। इसी प्रकार से ट, ठ, ड, ढ ये मूर्धा है, उच्चारण स्थान मूर्धा होने के कारण ये मूर्धन्य में आते हैं। इसी प्रकार से ल, स, त, थ, द, ध, तो आप देख सकते हैं ल हमारी जो जीवा है वो ऊपर के दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए ये दंत वर्ग में आते हैं और इनका उच्चारण स्थान दंत है। इसी प्रकार से पा, फा, बा, भा, तो इनका जब आप उच्चारण करेंगे तो दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और ये ओष्ठ्य वर्ग में आते हैं। इसी प्रकार से अंग, अंगा, ये नासिक, ज़्यादातर ये जब इनका उच्चारण करते हैं तो नाक से वायु निकलती है, इसलिए ये नासिक वर्ग में आते हैं और इनका उच्चारण स्थान नासिका है। नासिका मीन्स नाक। ए और ऐ ये कंठ और तालु के संयोग से उच्चारण स्थान कंठ और तालु है और ये कंठ तालव्य वर्ग में आते हैं। ओ और औ ये बिना ओष्ठ और कंठ के मदद के नहीं बोले जा सकते, इसलिए ये कंठोष्ठ्य कहलाते हैं। और व और फ ये दांत और ओष्ठ के प्रयोग से इनका उच्चारण हो पाता है, इसलिए इनको दंतोष्ठ्य कहते हैं। अब आते हैं हम प्रयत्न में। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। प्रयत्न का अर्थ है कोशिश या चेष्टा। वर्गों के उच्चारण हेतु मुख द्वारा की जाने वाली चेष्टा। किसी भी वर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख को विशेष प्रकार से प्रयत्न करना पड़ता है, चेष्टा करना पड़ता है, इसी चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न वर्णों के उच्चारण से पूर्व जो भीतरी प्रयत्न करना पड़ता है, अर्थात गले से नीचे जो प्रयत्न करना पड़ता है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और बाह्य प्रयत्न में वर्णों को बोलते हुए अंत में किए गए प्रयत्न को, जब अंत में जो प्रयत्न मनोभाव के रूप में होता है वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है। तो बाह्य प्रयत्न के यहाँ पर 4 भेद दिए हुए हैं। पहला घोष है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु में प्रकंपन होने के कारण गूंज उत्पन्न होती है,
इसमें क्या होता है कि जब वायु मुख से बाहर निकलती है तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है। जैसे आप खुद उच्चारण करके देख सकते हैं, ग, घ, अंग, ज, झ। बोल करके आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो वायु निकल रही है उसमें कंपन है। ये इनकी संख्या 30 होती है। इसी प्रकार से दूसरा है अघोष। इसमें घोष नहीं होता इसलिए इसका नाम अघोष है। ये जस्ट घोष का उल्टा होता है। तो इसके उच्चारण में प्राणवायु में प्रकंपन नहीं होता, आसानी के साथ इनको बोला जा सकता है, ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता, जैसे क, ख, ग, च इत्यादि। तो ये सारे के सारे आपके अघोष व्यंजन कहलाते हैं। फिर तीसरा है अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है। अल्प प्राण नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अल्प माने कम, प्राण माने श्वास। तो जिसमें कम श्वास लगती है उन्हें आप अल्प प्राण कह सकते हैं। इनको पता करने का बहुत अच्छा सरल तरीका दिया हुआ है कि किसी भी वर्ग, 5 वर्ग आपके हैं, का, चा, टा, ता, प, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवां वर्ण कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवां। जैसे मान लीजिए का वर्ग में लेते हैं तो का, खा छोड़ देते हैं, गा हो गया तो का, ग और अंगा, ये पहला, तीसरा और पांचवां वर्ण हैं। तो ये आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग में होगा। फिर आते हैं महाप्राण में। तो महाप्राण में वर्णों को उच्चारण में प्राणवायु अधिक लगती है, इसलिए नाम पड़ा है महाप्राण। महा माने ज़्यादा, प्राण माने श्वास वायु। तो इसमें इसको पहचानने का तरीका है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो मान लीजिए का वर्ग में हम देखते हैं तो दूसरा हो गया ख और चौथा हो गया ग, घ। तो ख और घ हो गया प्रथम वर्ग में, ख और घ द्वितीय वर्ग में, छ और झ तृतीय वर्ग में, ठ और ढ। इसी प्रकार से अन्य वर्गों में आपको दूसरा और चौथा वर्ण जो मिलेगा वो महाप्राण मिलेगा। अब आते हैं वर्ण संयोग में। तो वर्णों के परस्पर मेल से वर्ण संयोग बनता है। वर्ण संयोग 2 प्रकार से होता है। पहला होता है व्यंजन का स्वर से संयोग और दूसरा होता है व्यंजन का व्यंजन से संयोग। तो व्यंजन से स्वर का संयोग आप देख सकते हो। व्यंजन का स्वर से संयोग में जैसे का में बड़ा आ जोड़ा गया तो का हो गया, का में छोटी ई जोड़ा गया तो की हो गया, का में बड़ी ई जोड़ दिया गया तो की हो गया। तो की को व्यक्त करने के लिए बड़ी ई की विशेष मात्रा होती है, उसको लगा देते हैं तो वो संयोग हो जाता है का और ई का। इसी प्रकार से का और ऊ का। अब आते हैं व्यंजन का व्यंजन से संयोग। तो व्यंजन से व्यंजन के संयोग में 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें व्यंजन से व्यंजन का संयोग कहते हैं। तो पहला जो नियम है उसमें यह है कि कुछ हमारे जो वर्ण हैं, जैसे आप देख सकते हो तालिका दी हुई है, ख, ग, घ, च, ये सारे के सारे खड़ी पाई वाले वर्ण हैं। तो ये जब स्वर रहित होते हैं और किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तो इनके नीचे की हलंत समाप्त हो जाती है और खड़ी पाई खत्म कर देते हैं। तो जैसे खा और या, इनको जोड़ा गया तो हलंत खत्म हो गया और खा की खड़ी पाई खत्म करके या से जोड़ दिया गया तो ख्याति बन गई। इसी प्रकार से ता की खड़ी पाई खत्म कर देते हैं, या से जोड़ देते हैं, त्याग हो गया। इस प्रकार से खड़ी पाई वाले वर्णों का व्यंजनों से संयोग हो गया। फिर दूसरा आता है कि एक प्रश्न उठता है कि जिनमें खड़ी पाई है उनको तो ऐसे जोड़ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें खड़ी पाई नहीं है। तो बहुत आसान है, जिनमें खड़ी पाई नहीं है जैसे ट, द, ड और ह, तो इनको आधा करने के लिए दूसरे व्यंजन से जोड़ने के लिए इनके नीचे हलंत लगा देते हैं तो ये जो है आधे हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो द, तो द के नीचे हलंत लगा दी गई तो द प्लस व, तो देखिए द्वा हो गया। लेकिन द्वा लिखने के 2 तरीके हैं, एक तो आधा द अर्थात हलंत लगा करके व लिख देते हैं तो द्वा लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि द और व, तो व की ऊपर की शिरो रेखा हटा देते हैं और दा के नीचे लिख देते हैं। इस प्रकार से द्वा लिख जाता है। बहुत सारे वर्ण यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, इन उदाहरणों को आप देख सकते हैं। तीसरी बात ये आती है कि कुछ ऐसे हैं जो जैसे क और फा, तो इनको कैसे दूसरे व्यंजन से जोड़ेंगे, तो बहुत आसान है। ता के बाद आप देख सकते हो का का जो नीचे लटकता हुआ भाग है उसको काट देते हैं और या से जोड़ देते हैं, क्या बन गया। इसी प्रकार से फा का भी वही स्थान काट देते हैं तो दफ्तर हो गया। इस प्रकार से क और फा का भी संयोग करते हैं। तो यहाँ तक आपको इस
भाग में बताया गया। अब इससे रिलेटेड प्रश्न जो आपके अगले भाग में मिलेंगे उनको आप कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है। धन्यवाद।